दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी दफ्तर में बीजेपी की बैठक जारी है। बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट पर मंथन चल रहा है। इस बैठक में अमित शाह, नड्डा, गडकरी, योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली शामिल हुए हैं। बैठक के बाद चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी हो जाएगी। तो लिस्ट पर मंथन चल रहा है। इन नामों का जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बैठक में तमाम बड़े दिग्गज शामिल हैं, जिनमें अमित शाह, नितिन गडकरी और पीएम मोदी खुद वर्चुअली जुड़े हुए हैं। इस बैठक में लगातार नामों पर मंथन चल रहा है। जल्द ही बीजेपी की लिस्ट भी जारी हो सकती है। बड़ी बैठक बीजेपी के दिल्ली में चल रही है। इस बैठक के बाद लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। चौथे और पांचवें चरण की लिस्ट जारी होगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बैठक चल रही है। उम्मीदवारों की लिस्ट पर मंथन चल रहा है। इसमें तमाम बड़े नेता शामिल हैं। जेपी नड्डा की बात हो, अमित शाह, नितिन गडकरी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इस बैठक से जुड़े हुए हैं, जहां पर तमाम नामों पर मंथन किया जा रहा है और जल्द ही ये लिस्ट जारी हो जाएगी और नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। जो सीटें बची हुई हैं उन पर नामों का ऐलान हो जाएगा। हमारे संवाददाता पवन गौड़ दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए। पवन, क्या खासियत रहने वाली है इस बैठक की और इस लिस्ट की जो अब जारी होने वाली है? देखिए, अभी जो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो आपसे थोड़ी देर पहले शुरू हुई है। ये जो आखिरी दो चरण है, छठवां और सातवां, उसके उम्मीदवारों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। तकरीबन 100 के आसपास जो है उन नामों पर फाइनल मोहर आज लगाई जाएगी। पिछले लगातार 2 दिन से बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा चल रही है और ये छठवां और सातवां जो फेज है ये खासकर पूर्वांचल का क्षेत्र है। और पूर्वांचल से चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, वो बनारस से सांसद हैं और योगी आदित्यनाथ खुद इस बार गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये सीट ये जो पूरा दोनों फेज का जो चुनाव है बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि बीजेपी इसको अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड समझती है। लगातार पिछले 2017 के चुनाव में भी देखा, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखा, तो लगातार यहाँ से बीजेपी को सपोर्ट बढ़ता गया है। तो अब इसमें बीजेपी के लिए लगातार ये देखने की बात है कि कितने लोगों के इसमें टिकट काटे जाते हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी लोकल लेवल पर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी पार्टी के लिए। आपने देखा कि लगातार जो बीजेपी लिस्ट जारी कर रही है उसमें कहीं ना कहीं 20 से 25% वो हर लिस्ट में नाम काट रही है जो सिटिंग विधायक हैं उनके। तो ऐसे में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी जब ये लिस्ट जारी होगी। हालांकि अभी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, उसके बाद में ही अगले 1 या 2 दिन के अंदर बीजेपी अपनी नई लिस्ट जारी करेगी। पवन, जिस तरह से पूर्वांचल की आपने बात की, पूर्वांचल का सियासी समीकरण क्या है? क्या वहां पर भी जाति के आधार पर हो सकता है कि लोगों के टिकट कट जाए या लोगों को टिकट मिल जाए? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उसमें जाति के आधार पर भी समीकरण बैठाया जाता है। उसके अलावा जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसको लेकर, चाहे वो जाति की क्वेश्चन बात हो, धर्म की बात हो, या उसके अलावा और जो विकास का एजेंडा जो है, अब किस पर कौन ज्यादा भरोसेमंद चेहरा है, किसकी जीतने की संभावना कितनी ज्यादा है, वो सब फैक्टर्स देखे जाते हैं। उसके बाद में ही वो टिकट पर जो प्रत्याशी की जो नाम है उस पर आखिरी मोहर लगाई जाती है। तो लगातार मंथन बीजेपी इस पूरे मसले पर करती आई है। जी, शुक्रिया आपका पवन इस तमाम जानकारी के लिए। यह प्रयाग है, यह प्रयाग है, यहाँ धर्म की ध्वजा निकलती है। यमुना आकर यहाँ बहन गंगा से मिलती है। यमुना आकर यहाँ बहन गंगा से मिलती है। संगम की यह रेत साधुओं सिद्ध फकीरों की, यह प्रयोग की भूमि नहीं है महज लकीरों की। जो ऐतिहासिक फैसला केंद्र सरकार ने किया है, किसी राजनीतिक दल में वो क्षमता नहीं थी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से भाजपा सरकार बनेगी। ये राम के नाम पे ये खुद आए, तो ये क्या राम को लेके आएंगे? ये कौन लोग हैं? ये भगवान राम और गाय गोबर के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ, 69,000 शिक्षक भर्ती में हिंदू महिलाओं ने सर मुड़वा कर। गाय कितने पाले हैं? मेरे पास गाय है। आज ही सुबह हम माता जी को स्नान कराने आए थे। मैं जवाब खींच लूंगा। मैं राष्ट्रभक्त हूँ, महाराज जी पक्ष, मैं राष्ट्रभक्त हूँ। एक बात नोट कर ले मेरी, मैं संत हूँ, भविष्य वाणी करके जा रहा हूँ। भाग के जाएंगे यूपी में फिर से हम। अब ये गाने गाएंगे, ये गाने गाएंगे, तबला बजाएंगे।
वोटर गंगा किनारे वाले के इस खास पेशकश में हम प्रयागराज में हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं संगम की बीच जलधारा में। हमारे साथ नाव पर सभी पार्टियों के नेतागण मौजूद हैं, इसके साथ ही साथ कुछ आम लोग भी हैं और हमारे साथ मौनी महाराज हैं। हम सभी लोगों से बातचीत करेंगे, मौनी महाराज का आशीर्वाद लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 के दंगल में क्या है जनता का मूड, क्या है स्थानीय मुद्दे और किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करने वाली है, किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता का मिजाज जो है वो बदलेगा या वही रहता है। इसके साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान हैं और लोक गायक हैं मनोज गुप्ता जी और इसके साथ साथ उनके साथ तबले पर संगत दे रहे हैं आशुतोष जी। हम सबसे पहले इन्हीं के पास चलेंगे और इनसे कहेंगे कि माँ गंगा की गोद में हम हैं तो माँ गंगा को समर्पित वो कोई ऐसा गीत सुनाएं जिससे कि हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें और आगे बढ़ा सकें। मनोज जी क्या सुना रहे हैं? मैं प्रयाग, संगम और गंगा तीनों का सम्मिश्रण ये गीत है। संगम के तीरे, संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। यहाँ गंगा मैया, जहाँ जमुना मैया, जहाँ गंगा मैया, जहाँ जमुना मैया, जहाँ सुरसत की धार बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। मनोज भाई ने रंग जमा दिया है और कहा भी गया है कि गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, यानी गंगा के दर्शनों से ही मुक्ति मिल जाती है। लेकिन हम अपने इस चुनावी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम सत्ता पक्ष के पास चलेंगे क्योंकि सवाल उन्हीं से होना है, उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या विकास किया है और जनता उनको 2022 में क्यों वोट दे। आखिर हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर शैलेश पांडे जी, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, ये बताइए कि जनता आपको क्यों वोट दे, क्या किया है 5 साल में आपने? जिन मूल्यों के आधार पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई थी, उन सारे मूल्यों की स्थापना हमने इसमें करने का प्रयास किया है। जो अंधेर नगरी सपा के शासनकाल में थी वो यहाँ दूर हुई है, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे माँ गंगा के स्वच्छता का अभियान का मामला हो, या सड़कों के विकास का मामला हो, या विद्यालयों के कायाकल्प का मामला हो, या अपराध मुक्त भय मुक्त समाज की स्थापना का मामला हो। ये सारी चीजों की स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने की है और सबसे बड़ी बात, राजनीति में विश्वसनीयता को स्थापित किया है। यह एकमात्र ऐसी पार्टी है, लोगों के दिमाग में यह बैठ चुका है कि जो ये कहती है वही पार्टी करती है। कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी के कोई अंतर नहीं है। बहुत बड़ी बात कही आपने, कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। इसका जवाब हम समाजवादी पार्टी से लेंगे। 2022 में आप लड़ रहे हैं इनसे, आखिर बताइए कि कितना सच्चाई इनकी बातों में, जो इन्होंने कहा है कथनी करनी में अंतर नहीं। क्या मानते हैं, क्या विकास किया क्या भाजपा ने? देखिए, इलाहाबाद गंगा यमुना साहित्य और सियासत की नगरी है। अभी बीजेपी प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि इसी संगम को इन्होंने साफ किया है। हम लोग इस समय संगम पे ही मौजूद हैं। आप बताइए, संगम में इसमें जो तंबुओं का शहर बसा हुआ है, जो कुंभ यहाँ पर लगता है, लेकिन इनसे पूछिए कि यहाँ पर जो बाबा हैं वो पलायन को तैयार हैं। परसों में पेपर में पढ़ रहा था कि यहाँ से लोग जा रहे हैं अव्यवस्थाओं को लेकर के। कौन सी विकास की बात करते हैं? क्या गंगा जी साफ हुई क्या? इनसे पूछिए। और नौजवानों के रोजगार के सवाल पे बात करते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? नहीं, हमारे मुद्दे तो जनता साफ साफ देख रही है कि अब 2022 में सिर्फ अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे मुद्दे साफ दिख रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो तमाम तरीके से रोजगार से लेकर के जो किसानों की चाहे आय दुगनी करने की बात हो, चाहे तमाम मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी सड़कों पर निकल रही है। ये बात करते हैं रोजगार की। इलाहाबाद में, इलाहाबाद सबसे बड़ी डेलीगेसी है, सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी डेलीगेसी, जहां नौजवान आता है IAS-PCS का सपना देखने के लिए और वहां पर सड़कों पर निकल करके थाली बजाने को मजबूर है और रोजगार की बात करते हैं। ये निश्चित तौर पर बड़ी बात आपने उठाई है, रोजगार का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस हालांकि 3 दशक से यूपी में नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी का ये एक तरह से गांधी खानदान का ये पैतृक शहर है। प्रियंका गांधी जी लगातार यहाँ पर एक्टिव हैं। कोई भी घटना हो, चाहे निषादों के साथ की घटना हो, चाहे अभी वो आई थी जब गोहरी में मर्डर हुआ, तो लगातार उनकी सक्रियता बढ़ी है। कांग्रेस को क्या उम्मीदें हैं? लड़की लड़ सकती है हूँ करके भी उन्होंने नारा दिया है, क्या उम्मीद है? आपने देखा अगर उत्तर प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इस सड़क पर और सदन तक कोई राजनीतिक दल लड़ा है तो कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। आप यहीं देखिए सामने जो बसवार में जो घटना हुई थी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में बालू माफिया ने जो जुल्म अत्याचार निषाद राजों के साथ किया था, अगर उस पर लड़ाई कोई लड़ा तो कौन लड़ा? प्रियंका गांधी जी लड़ी सड़क पर भी और
स्थल पर भी गई। ये सरकार को शर्म आना चाहिए कि आज सरकार को एक भी मिनट, एक भी पल अब उत्तर प्रदेश की आवाम की जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। वो चाहती कितनी जल्दी हो योगी सरकार की विदाई हो और एक नई सरकार बने, नई रोशनी के साथ प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार 2022 में बनने जा रही, कोई रोक नहीं पाएगा। आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ है, संजीव मिश्रा जी हैं, आप प्रत्याशी भी हैं, पहली बार यूपी में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है विधानसभा का, क्या उम्मीदें हैं, क्या मुद्दे हैं आपके, और जो मुद्दे आपके जो है साथी बता रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? आम आदमी पार्टी हमेशा आम आदमी के मुद्दों की बात करती है और बड़ी बड़ी बातों में यकीन नहीं करती। यहीं हम लोग संगम पे बैठे हैं और यहाँ पे जो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं इन लोगों की समस्याओं के बारे में और पार्टियां बात नहीं करेंगी। इन लोगों को बताना चाहेंगे कि मेला लगने से पहले 4 महीने 6 महीने पहले उन लोग की रोजी रोटी छीन ली जाती है, उन लोग का रोजगार छीन लिया जाता है। क्या 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 ऐसे मुद्दे हैं आपके, क्या कुछ आप लेके आएंगे जनता आपको वोट करे, क्या है आपके पास? हम लोग जनता के जो आम बेसिक मुद्दे हैं, जैसे बिजली का मुद्दा है। आज की डेट में बिजली इतनी बड़ी समस्या बन गई है, बिजली का बिल स्मार्ट मीटर के माध्यम से इतना तेजी से चल रहा है, स्मार्टली चल रहा है कि उसको रोक पाना बड़ा कठिन हो गया है। तो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहला यही मुद्दा उठाया है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जैसे दिल्ली में हमारी सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। वो मुद्दा यहाँ भी हम लोग लेके आए हैं और जनता को उसके बारे में बता रहे हैं। आप ये बताइए कि आप यहाँ पर तीर्थ पुरोहित समाज से हैं, राजेंद्र पालीवाल जी, आप बताइए कि क्या यहाँ पर बदलाव हुए 5 साल में संगम पर, खास तौर पर चूंकि आप लोग तीर्थ पुरोहित पंडा समाज से हैं, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, हुआ ये है कि 2019 का जो कुंभ हुआ वो कुंभ अपने आप में एक सुंदर भव्य कुंभ तो था ही। उस कुंभ के दौरान पूरे शहर में चाहे रोड हो, चाहे पार्क हो, चाहे जो चीज़ें जो एक्चुअल है, जो दिखता है, जो चीज़ें हुई हैं चौड़ीकरण के दौरान मंदिर, मस्जिद, सभी चीज़ों को क्षति पहुंचाई गई है। वो चौड़ीकरण का एक विषय था कि हमें आम आदमी के लिए अगर रास्ता बढ़ा करना है, आज यातायात के साधन बढ़े हैं, तो जब हमें चौड़ीकरण करना है तो उसमें बहुत सी चीज़ें प्रभावित होती है, उसको आम जन को भी सोचना पड़ता है। और आम जन ने सोचा, सभी ने सहयोग किया। ऐसा कोई कुंभ के दौरान कहीं इस तरह की बातें साफ हुई। हम संगम में है, गंगा साफ हुई, क्या बदलाव आपको दिखता है? साफ हुई आप मानते हैं, क्योंकि आप तो संगम पे ही रहते हैं? गंगा के जल में वर्तमान समय में परिवर्तन है, लेकिन जो एक शुद्धता की बातें होती है अभी उतनी पूरी तरह से नहीं है। 5 साल में यूपी की सियासत में क्या बदलाव आया? आप एक संत हैं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी में भव्य कॉरिडोर हुआ, मथुरा की बात हो रही है इस चुनाव में, क्या कहेंगे आप एक संत के तौर पर? देखिए, ये सब तो नेता हैं, नेता आज यहाँ है, कल ये भाजपा में जाएंगे, सपा में जाएंगे, कांग्रेस, इनकी कोई जाति नहीं होती। ये नेता तो परिवर्तनशील हैं। मैं इनको एक चीज बता दें कि ये भारतवर्ष है, जो ऐतिहासिक फैसला केंद्र सरकार ने किया है, किसी राजनीतिक दल में वो क्षमता नहीं थी। धारा 370 समाप्त करना एक ऐतिहासिक कदम था देश की सम्मान के लिए। राम मंदिर 492 वर्षों बाद बना, जिसके लिए कई लाख कारसेवक, गरीब, दलित, अमीर, संत, महात्मा प्राण त्याग दिए। उसका दर्शन हम लोगों ने किया। 498 बाद हम लोगों ने अक्षय वट का दर्शन किया। विश्वनाथ गली में जाने पर लोग मंदिर से निकल नहीं पा रहे थे। आज विश्व के मनपटल पर उसको देखा जा सकता है। और मथुरा हमारा जो धार्मिक स्थान है, वहां नशीली चीजों पर प्रतिबंध रख गया। हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें देश चाहिए, राष्ट्र चाहिए, साक्षरता चाहिए, चरित्र चाहिए, न्याय चाहिए, धर्म चाहिए, पवित्रता चाहिए, कर्म चाहिए, और इन लोगों को कल्याण चाहिए। जो लोग बैठे हुए सब कल्याण चाहता हूँ। महाराज, हम आएंगे फिर आपके पास। ये अब जो है बहस काफी रोचक हो चली है और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार प्रयागराज की? अगर हम बात करें आम जनता के हिसाब से, क्या मुद्दे हैं? क्या विकास हुआ है प्रयागराज की 12 सीटों पर? क्या मुद्दे हावी रहने वाले हैं? विकास के मामले में सरकार पूरी तरह से फेलियर है। ये परिवर्तन का दौर है। इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए इलाहाबाद नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता एकदम मन बना चुकी है और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। महंगाई, विकास और बेरोजगारी इलाहाबाद के सबसे प्रमुख मुद्दे हैं। ये लोग मंदिर का नाम लेते हैं, मंदिर न माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने से बनी है, न प्रधानमंत्री जी के कहने से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मंदिर बना है, न हम बनवाए हैं, न ये बनवाए हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे भाई साहब, अगर हम जानना चाहें 2022 में पूरे प्रयागराज जनपद की बात कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा, हजारों हजार की संख्या में छात्र सड़कों पे आए और इन्हीं की सरकार ने 1000 छात्रों पे मुकदमा कर दिया। उन्हें अब एग्जाम में बैठने से वंचित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपराधी हो गए। अब अपराधी हो गए भाई, और ये आंख शायद बंद किए हुए हैं। 25,000 का इनामिया खुलेआम मैच खेलता है, मुख्यमंत्री देख रहे हैं, डीएम देख रहे हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है
ये कोई जांच आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उसका जवाब हम उनसे लेंगे कि कौन मैच खेल रहा है और किसका जवाब लेंगे। आप बताइए क्या मुद्दे हैं? जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि हमारा आप मैनिफेस्टो देखिए, तो मैनिफेस्टो की बात करेंगे, शायद वो मैनिफेस्टो नहीं देखे होंगे। सबसे पहला चीज रोजगार, जो रोजगार नहीं मिला। दूसरी चीज आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे ये जानकारी करना चाहूँगा, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारा एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है 2017 से 22 तक में जितना दंगा फसाद और क्राइम बढ़ा उत्तर प्रदेश में, आज तक प्रदेश में बना। और आप कैसे कह दिए, आपने कैसे कह दिया, रुक जाइए, आपने कैसे एनसीआरबी का फुल फॉर्म बताइए पहले। हमको कहना नहीं चाहिए, हमारा देश, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जब पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या जाने एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका रिपोर्ट की क्या जानेंगे। और मैं नौजवान हूँ, सुनिए, हमारा देश का किसान जो अनाज उगाता है, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अनाज खाते हैं, आज इन्हीं के मंत्री टीने जो है गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं, किसान की हत्या कर दे रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। इसका जवाब हम लेंगे अभी, इसका जवाब लेंगे। आप बताइए, आप युवा हैं, रोजगार तमाम और समस्याएं, लेकिन क्या है जनता का मिजाज, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी? अब की बार यूथ का जो कहना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से भाजपा सरकार बनेगी। चलिए आप बताइए। अभी तक इन लोगों ने कहा कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हम कहना चाहते हैं कि राम के नाम पे ये खुद आए हैं, तो ये क्या राम को लेके आएंगे। और युवा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि मैंने खुद 2 बार रसाई का पेपर दिया और एक पेपर रिजेक्ट हुआ, और एक पेपर आप खुद ही देख रहे हैं क्या धांधली चल रही है। तो युवा। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी है। सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा। दोपहर 3 बजे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे आरपीएन ने ट्वीट किया, लिखा नया अध्याय शुरू कर रहा हूं। ये ट्वीट है आरपीएन सिंह का, लिखा नया अध्याय शुरू कर रहा हूं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा। दोपहर 3 बजे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा। अब दोपहर 3 बजे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा नया अध्याय शुरू कर रहा हूं। मनमोहन सरकार में कई विभागों में राज्य मंत्री रह चुके आरपीएन सिंह फिलहाल झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, आरपीएन ने ट्वीट भी किया, लिखा नया अध्याय शुरू कर रहा हूं। और आज 3 बजे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं, आरपीएन सिंह ने ये ट्वीट किया है कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में नया अध्याय शुरू कर रहा हूं। आज जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, मैं अपने राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। ये ट्वीट किया है उन्होंने। हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। रवि, और क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, जिस तरह से ट्वीट किया है आरपीएन सिंह ने और उसके बाद अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया है, तो एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जाएगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस ने कल अपने तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। उन स्टार प्रचारकों में आरपीएन सिंह का भी नाम था। इसलिए भी एक बड़ा झटके के तौर पर है, क्योंकि आरपीएन सिंह टीम राहुल गांधी के तौर पे माने जाते रहे हैं, और उनका जाना अपने आप में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए इसलिए भी नाराजगी हो सकती है, कांग्रेस से झटका इसलिए भी कहा सकता है क्योंकि इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ चुके हैं, जितिन प्रसाद पार्टी छोड़ चुके हैं, अब आरपीएन सिंह। तो 3 ऐसे लोग थे जिनको माना जाता था कि ये राहुल गांधी काफी करीबी हैं, टीम आरजी माने जाते थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव होने वाले, उस बीच में जिनको आपने स्टार कैंपेनर बनाया, स्टार प्रचारक बनाया, वो अगर पार्टी छोड़ के जाते हैं तो एक अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि आखिर आलाकमान क्या इनको मना नहीं पा रही है, क्या इनकी बातें नहीं मानी जा रही है। क्योंकि आरपीएन सिंह के पास बड़ी जिम्मेवारी भी थी, उनके पास झारखंड का प्रभार भी है, अभी तक वो झारखंड के प्रभारी भी थे, और जब झारखंड में चुनाव जीते तो उसका श्रेय भी आरपीएन सिंह को जाता था कि आरपीएन सिंह ने अपनी सूझबूझ से, अपनी रणनीति के तहत ही झारखंड भी कांग्रेस के झोली में दी थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नाराजगी है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि जब भी उत्तर प्रदेश की कोई बड़ी मीटिंग होती थी उन बैठकों में आरपीएन सिंह नदारत रहते थे, उनको उस तरह की तवज्जो नहीं दी जा रही थी। तो भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है आरपीएन सिंह का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी दामन थामने को लेकर। जी, क्या सिर्फ इग्नोरेंस एक बड़ी वजह हो सकती है रवि, या कोई और दूसरी वजह है?
देखिए, अगर आप राजनीति को देखें तो आरपीएन सिंह भी इस बात को समझते थे कि उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा कांग्रेस के लिए भी करने को नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं, पिछला 2 लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, इससे पहले वो केंद्रीय मंत्री रहे थे, तो वो भी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की जमीन उत्तर प्रदेश में दिनों दिन खिसकती जा रही है। तो ऐसे में वो अपने राजनीतिक भविष्य के लिए तलाश रहे थे कि राजनीतिक भविष्य कहाँ होगा, कैसे होगा, इसके लिए लगातार वो प्रयासरत थे। जहाँ तक पार्टी की बात करें, जिस तरह से एक एक करके जो बड़े नेता हैं या यूँ कहें जो युवा नेता हैं पार्टी छोड़ कर जा रहे थे, उस दौरान भी कई बार उनसे सवाल किया गया था क्या आप भी पार्टी छोड़ सकते हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से कभी स्पष्ट नहीं किया कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, उत्तर प्रदेश के हालात को लेकर जरूर अपनी पीड़ा जताई थी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। चूंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं, पडरौना से पहले सांसद रहे थे और वहीं से केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो ऐसे में उनके लिए ये तय कर पाना बड़ा कठिन था कि आखिर कब तक इस पार्टी के दामन थामे रहे हैं, जिनका उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा भविष्य नहीं है। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। और दूसरी तरफ जो भी बड़ी बैठकें होती थी उत्तर प्रदेश को लेकर, उस बड़ी बैठकों में उनका कहीं नाम नहीं होता था, कई बैठकों में जाते नहीं थे, उनको जिस तरह की तवज्जो दी जानी चाहिए दी नहीं जाती थी। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है और अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया है आरपीएन सिंह ने। रवि, कब तक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं रवि? चलिए रवि, आपको रोकते हैं थोड़ी देर के लिए। विनीत कुमार बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, कब तक वो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और कब तक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमें जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार लगभग 3 बजे जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी इसकी औपचारिक जानकारी जो है वो बीजेपी के द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन जो हमारे सूत्र है वो हमें बता रहे हैं कि 3 बजे जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक बड़ी खबर जो है वो ये आ रही है कि आरपीएन सिंह जो है वो बीजेपी में 3 बजे जो है वो शामिल में हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरपीएन सिंह में को लेकर के जिस तरह से उनका पडरौना में प्रभाव है और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो बीजेपी छोड़ के गए थे, तो बीजेपी जो है वो चाहती है कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो लड़ाई है वो बेहतर तरीके से लड़ा जाए और इसको लेकर के भी जो है आरपीएन सिंह को वहां पर लाया गया, क्योंकि उस क्षेत्र में जो है वहां पर जो है आरपीएन सिंह का प्रभाव है, उनके समर्थकों का प्रभाव है। एक बड़ी बात यह है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार आरपीएन सिंह का जो है वो संपर्क में रहे हैं, बीजेपी के साथ संपर्क में रहे हैं। 2019 में भी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय ये बात आ रही थी कि आरपीएन सिंह भारत बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी के दामन थाम सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है अब बड़ी खबर ये आ रही। शुक्रिया आपका रवि और विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बीते 24